नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिस तरीके से अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान है, जो क्रैश हुआ है, उसने हमारे पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को दहला के रख दिया है। दोस्तों, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है कि किसी एक देश में इस तरीके का भीषण हादसा जिसमें 265 लोगों की जानें जाएँ। दोस्तों, इसी सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। उस फ्लाइट में 265 जानें नहीं थी, 265 कहानियाँ थीं। दोस्तों, सोच करके देखिए कि कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई वहाँ पर अपने नए अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा था, कोई पिता अपनी बिटिया को छोड़ने जा रहा था कि ताकि वो अपने परिवार के साथ जा पाए, और कोई बहुत सारे लोग दोस्तों उसमें ऐसे थे जो पहली बार लंदन की यात्रा कर रहे थे और उस विमान में बैठे हुए, उस वायुयान में बैठे हुए, फ्लाइट में बैठे हुए अपने परिवार के साथ सेल्फी लेकर के अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को शेयर कर रहे थे। दोस्तों, कहते हैं ना कि वो खुशी के पल कब गम और दुख में बदल जाएं, किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, हमारा We begin, though, with that devastating plane crash in India, where emergency teams and aviation officials are on the scene trying to pinpoint what exactly caused it to go down. More than 240 people were on board the Air India flight that was headed to London's Gatwick Airport. India's civil aviation says pilots operating the Boeing 787 Dreamliner issued a mayday right after takeoff, lost its signal less than a minute into that flight. This happened in the northwestern दोस्तों, कहते हैं ना कि वो खुशी के पल कब गम और दुख में बदल जाएं, किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा देश इस भीषण हादसे की जो त्रासदी है उसके दुख से गुजर रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जितने भी लोग हैं, राजनेता लोग हैं, जितने भी सभी लोग हैं, उन सभी ने जो मृतक लोग हैं उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। हमारी तरफ से भी जिन लोगों के परिवारों को क्षति हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो सारे के सारे यात्री, वो सारे लोग और वो सारे क्रू मेंबर्स जो उस फ्लाइट में थे। और दोस्तों, साथ ही साथ जब वो फ्लाइट क्रैश हुई, तो जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, वहाँ पर जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, जो इंटर्न्स थे, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और ईश्वर उन दिवंगत आत्माओं को अपने पास स्थान दे और उनको शांति प्रदान करे। तो दोस्तों, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ग्रुप कैप्टन वसंत कुमार। कुमार जी हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के हादसे कैसे होते हैं। दोस्तों, मैं तो इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन एक एयरफोर्स ऑफिसर से ज़्यादा इसके बारे में और कौन जान सकता होगा। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे उन सारे पहलुओं के बारे में जो कि हो सकता है। दोस्तों, आप सारे के जितने टीवी चैनल हैं उन सब के ऊपर देख रहे होंगे कि सब अपने-अपने हिसाब से स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि ये हादसा क्यों हुआ? क्या ये किसी बर्ड के टकराने से हुआ? क्या ये सैबोटाज है? क्या ये कोई आतंकवादी हमला है? क्या ये कोई साजिश है किसी के द्वारा रची गई? या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो वसंत कुमार सर, ग्रुप कैप्टन सर, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने इस घटना के बारे में सुना, तो आपको कैसा महसूस हुआ सर? अ, बहुत दुख हुआ। काफ़ी दिनों के बाद ये एक्सीडेंट हुआ और ये होना नहीं चाहिए। हमको सतर्क रहना चाहिए। जी, जाने जो गई वो वापस तो आएगा नहीं। जी। तो सर, एक एयरफोर्स ऑफिसर के नाते जब आपने देखा कि जो प्लेन जिस तरीके से टेक ऑफ कर रहा था, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जब वो टेक ऑफ कर रहा था तो ऐसा लगा कि वो टेक ऑफ कर रहा है या लैंड कर रहा है। क्योंकि उसका जो एक एंगल था, जो जिस तरीके से वो टेक ऑफ कर रहा था, उसके बारे में सर क्या इसकी तकनीकी खराबी हो सकती है या उसमें क्या टेक्निकलिटी हो सकती है? उसके बारे में अगर आप बताएँगे तो थोड़ा हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि वहाँ पर क्या था? जो जहाज टेक ऑफ करता है हुँ, उसको लिफ्ट मिलना ज़रूरी है। जी, लिफ्ट मिलता रहेगा और वो ऊपर को उड़ेगा। जी, जैसे लिफ्ट कम हो जाएगा हुँ, उसके वजन के कारण वो नीचे बैठ जाएगा। जी, जो हमको जो दिखाई दे रहा है वीडियोस में, हुँ, तो लिफ्ट लॉस ऑफ लिफ्ट है। जी, जी, अच्छा।
तो लिफ्ट कैसे आती है सर? उसका जो एंगल ऑफ अटैक है और उसका स्पीड, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको लिफ्ट मिल जाता है। इसका जो फ्लैप पोजीशन है, हाँ। तो एरोफॉइल जो स्ट्रक्चर है उससे लिफ्ट जनरेट होता है, जहाज का वेट को उठाता है। अच्छा। और थ्रस्ट मिलेगा, फॉरवर्ड स्पीड मिलेगा। अच्छा, एरोफॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? जो आप मान लो डॉल्फिन देखिए, उसका हाँ, जो हाँ। शेप देखिए, हाँ। इसको हम एरोफॉइल अच्छा, अच्छा। शेप बोलते हैं हम। हम्म। तो उसको रेजिस्टेंस कम रहता है। ओहो। अच्छा, अच्छा। तो हवाई जहाज जब स्पीड में जाता है, हाँ। ड्रैग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसका जी। स्ट्रक्चर स्मूथ रहेगा, फिर रेजिस्टेंस कम। जी। जी, तो सर एक इंजीनियर भी हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। सर ऐसा सुनने में आया है कि उसमें जो मेन जो कैप्टन थे, जो फ्लाइट को उड़ा रहे थे, वो सबरवाल जी थे और उनका काफ़ी मोर देन 9000 आवर्स का उनका एक्सपीरियंस है। तो जब उन्होंने ये आवाज़ लगाई कि मे डे, मे डे, तो इसका क्या मतलब होता है सर ये? और ये जो जो पायलट होते हैं, ये किस-किस परिस्थितियों में मे डे के बारे में अनाउंस करते हैं? और किसको वो बोलते हैं मदद के लिए, मतलब कहाँ वेयर दे रियली वांटेड टू सेंड देयर वॉइस फॉर द हेल्प? जब कैप्टन को पता लगता है कुछ इमरजेंसी है, जी। तो वो मदद के लिए मेडे कॉल देता है। जी। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है और वो लोग उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। जी। इस मामले में इनके पास टाइम नहीं था, कोई मदद के लिए इनके पास टाइम ही नहीं था। जी। जहाज टेक ऑफ हुआ, फिर वो ड्रॉप किया। हाँ, 30 सेकंड्स का कुछ समय था, हाँ, है ना? लगभग उस टाइम पे कोई मदद कर भी नहीं पाया। हाँ, हाँ, हाँ। तो एटीएस की सर क्या ज़िम्मेदारी होती है जब इस तरीके के कॉल दिए जाते हैं पायलट के द्वारा? जैसे अगर मान लो वो अभी क्रैश करने वाला है, जी। तब इनका जो फायर फाइटिंग व्हीकल्स है, क्रैश फायर टेंडर है, हाँ। उस जगह में जाता है, आग को कंट्रोल करते हैं, आग बुझा देते हैं ताकि पैसेंजर बच सके। अच्छा। बट इनके पास टाइम ही नहीं था। जी। अच्छा। तो सर एक और बात ये बताइए कि ये जो बोइंग के बारे में सुनने में आ रहा है कि ये एक जो बोइंग की बहुत सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी हैं, जो बोइंग कंपनी जो है, जो ये विमान बनाती है, और बीच में ऐसा स्लोगन भी आया था कि बोइंग वी आर नॉट गोइंग। तो ये जो टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं सर, उसके बारे में बताइए कि इसमें ऐसा क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है सर कि जिसके कारण से प्लेन जो है वो क्रैश हुआ? अ, ये जो एयरलाइंस जो है, ये कमर्शियल वेंचर है। जी। यहाँ हर चीज पैसे से तुलना किया जाता सकता है, हाँ। किया जाता है। हाँ। तो जितना पैसा बचा सकते हैं, ये लोग पैसा बचाने के चक्कर में सेफ्टी मार्जिन कम रखते हैं। अच्छा। ये कारण है, ये एक्सीडेंट सब हो जाता है। अच्छा। तो मैं सर उसी सेम फ्लाइट जो ये जो फ्लाइट थी, इसके बारे में एक वीडियो देख रहा था कि ये यहाँ आने से पहले, अहमदाबाद आने से पहले किसी ने उसमें ट्रेवल किया था, दिल्ली टू अहमदाबाद। तो उन्होंने देखा था कि ये सेम फ्लाइट में बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वायर्स निकले हुए हैं, जो बटन से वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की सर जो घटना है। और उसने, जिस व्यक्ति ने शायद इंस्टाग्राम के ऊपर रील भी बना करके डाला था कि ये एयर इंडिया की कंडीशन है। क्या कर सकते हैं सर कि ये जो, एक तो पहली बात ये बताइए कि क्या-क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकते हैं फ्लाइट क्रैश होने के? कि जैसे कि क्या बर्ड के कारण हो सकता है, या सैबोटेज हो सकता है, या वहाँ पर जो फ्यूल का जो सप्लाई है, कुछ चैनल्स में से देखने में आया है कि ये भी लोग बोलते हैं। ओके, जैसे जहाज को टेक ऑफ करने का एक स्पीड होता है। अगर वो स्पीड से पहले टेक ऑफ किया, फिर आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा एंड क्रैश होने का संभावना ज्यादा रहता है। जी। आपका जो आउटसाइड एयर टेम्परेचर है और आपका ऑल अप वेट है, इंक्लूडिंग फ्यूल और पैसेंजर लगेज वगैरह, ये सब कंप्यूटर में फीड किया जाता है। तब आपको बताया जाता है ये स्पीड में आपको टेक ऑफ करना है। तो इस केस में ये जो V1 V2 स्पीड में जब वो टेक ऑफ कर ही रहा है, हाँ। तब उसको इंजन फेल का वार्निंग आ गया। अच्छा। तो तब उसने मेडे अनाउंस किया। तो इनके पास कोई टाइम नहीं था कोई उसको मदद करे। तो जहाज टेक ऑफ करके फिर वो क्रैश कर गया। ये V1 V2 क्या होता है सर? ये स्पीड है।
अच्छा। डिसीजन स्पीड है। अगर V2 से पहले कोई वार्निंग आ जाता है, हाँ। वो ब्रेक अप्लाई करके जहाज को रोक सकता है। अच्छा। अगर V2 के बाद अगर जहाज रोकने का कोशिश करेगा, वो सामने जाके हाँ क्रैश होगा, जी। तो ये बचने का चांसेस कम रहता है। तो V1 में, V2 में V3 भी होता है क्या सर? V1 V2 V1 V2 V3 नहीं होता। अच्छा, तो V1 में कितनी स्पीड होती है और V2 में कितनी स्पीड आ, एक्सपेक्टेड होती है? जहाज के वेट के अनुसार According- अलग अलग V1 V2 है। अच्छा। तो इस केस में शायद 240 250 नॉट्स V2 है इसका। तो अच्छा, तो ये ड्रीम लाइनर का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हादसा है सर वर्ल्ड में, क्योंकि ड्रीम लाइनर भारत ही नहीं, इंडिया के अलावा बाकी भी कंट्रीज में, मेरे ख्याल से इंडिया में मोर देन 1500 जो ड्रीम लाइनर्स हैं जो फ्लाई करते हैं। एयर इंडिया में भी करते हैं, पता नहीं इंडिगो में भी शायद ये लोग यूज़ करते हैं या नहीं करते, या इंडिगो में शायद दूसरे कोई प्लेन यूज़ करते होंगे, लेकिन एयर इंडिया में तो काफ़ी सारे ड्रीम लाइनर्स हैं, करेक्ट। है ना? ओके। तो अब सर ये बताइए कि ये जो बोलते हैं कि ये सेबोटेज हो सकता है, या क्या लगता है आपको सर कि उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं? ओके, अभी इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ, जी पाकिस्तान को टर्की ने सपोर्ट किया है, जी। और ये जहाज का मेंटेनेंस टर्की की कंपनी कर रहा है। हाँ। तो ये एक एंगल है, हो सकता है, अच्छा। बट अब इंक्वायरी के बाद ये पता लगेगा। हाँ और वैसे इतना आसान भी नहीं है जो सबोटाज करना, काफी चेक्स रहते हैं, जी। बट वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। अच्छा, कुछ सर मैं एक दो चैनल पे देख रहा था कि वहाँ बोल रहे थे कि ये जो फ्यूल का जो सप्लाई होता है ये कंप्यूटराइज होता है, तो हो सकता है किसी ने वो कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग है उसको हैक किया होगा, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जी। आपका जो वेट है, फ्यूल, हम्म इसके ऊपर स्पीड हम्म डिसाइड किया जाता है। अगर आपने एंट्री गलत किया, हाँ फ्यूल का एंट्री गलत हो गया, जी। फिर आपका स्पीड कम होगा। हाँ तो कम स्पीड में अगर आप टेक ऑफ करोगे हाँ। तो लिफ्ट मिलेगा नहीं, आप क्रैश करोगे। अच्छा। एक पॉसिबिलिटी है। ओके। और ये बर्ड वाला भी सर हो सकता है? ओके, बर्ड हिट हो सकता है, मगर अगर बर्ड हिट होगा, वो धुआं निकलता है अच्छा। पीछे से। इस केस में हमको धुआं कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ और इस केस में शायद दोनों इंजन फेल हुआ। हाँ। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, दोनों इंजन फेल होता नहीं, एक इंजन फेल होगा फिर दूसरा होगा। इस केस में शायद ऐसे लग रहा है दोनों इंजन फेल हुआ, जो वार्निंग आया, हाँ। इंजन फेलियर का वार्निंग आया। जी। तो ये दोनों इंजन सर आगे की तरफ होते हैं या एक आगे एक पीछे होता है? नहीं, दोनों बराबर लेफ्ट और राइट में रहता है, बैलेंसिंग रहता है। अच्छा। और कितना फ्यूल होता है सर जब ये ये फ्लाइट लंदन जा रही है, तो लंदन इज अ क्वाइट डिस्टेंस जितना है। इसमें 1,26,000 लीटर फ्यूल भरा गया, और फुल फ्यूल था। जी। और अगर क्रैश करता है तो फिर आग तो पकड़ना है, तो और इसीलिए इट विल ब्लास्ट। जो फायर और जो ब्लास्ट हुआ वो इसीलिए Yeah. शायद बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाज वेरी हाई। जी जी। ये जो जिस तरीके के जैसे वो हादसे होते हैं, तो उसमें जो आपके जो नॉर्मली जो एयरफोर्स में जो प्लेन यूज होते हैं वो ये बोइंग ही बनाती है, या वो जो इंडियन एयरफोर्स में यूज होते हैं या बाहर की जो एयरफोर्स में यूज होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं? ओके, इवन हमारे इंडियन एयरफोर्स में बोइंग का भी एरोप्लेन है। जी। हमारे पास ज्यादातर रशियन हवाई जहाज ज्यादा है। हाँ अभी अमेरिकन भी आया है, जी। और फ्रेंच। बोइंग इज फ्रेंच, बेसिकली अमेरिकन कंपनी है। या ओके। एयरबस फ्रांस की है। हाँ अच्छा। ओके। तो इंडियन एयरलाइंस में जो इंडियन एयरफोर्स में जो यूज होते हैं वो डिफरेंट, वो रशिया से लिए हुए होते हैं? हाँ, ज्यादातर अच्छा। रशियन नाम। तो इनकी जो सर जो इनका आर्किटेक्ट होता है, जो बनावट होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं सर? कि जो एयरफोर्स में मैंने इस तरीके के एक्सीडेंट वगैरह शायद नहीं सुने कभी कि इस तरीके के होते हैं। एयरफोर्स में भी एक आधा एक्सीडेंट होता है, जी। बट ये पुराना जहाज है, जैसे MiG-21 आपने सुना होगा, ये क्रैश करता है। सो एक्सीडेंट तो होता है, जी। यस। उसमें एक पायलट होगा या दो पायलट होगा। हाँ यहाँ तो पूरा पैसेंजर है, हाँ। ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन। और इंडियन एयरफोर्स में भी ट्रांसपोर्ट
जहाज है, हम्म, बट एक आधा क्रैश होता है। जी, पायलट की गलती की वजह से हो सकता है, या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हो सकता है, हम्म, या कोई डिजाइन डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये अलग अलग, या बर्ड हिट हो सकता है। तो बर्ड हिट सर ऊंचाई पे जाने के बाद तो नहीं होता होगा शायद, जब तक वो एक लेवल पर है तभी, क्योंकि बर्ड्स इतनी ऊंची तो नहीं उड़ती हैं। हाँ, करेक्ट। ओके, बर्ड हिट अगर टेक ऑफ के तुरंत बाद होता है, हम्म, ये पायलट के पास टाइम नहीं रहते रिएक्शन करने के लिए, अच्छा, तो क्रैश होता है। हम्म, अगर वो हाइट में कहीं हो गया, हम्म, तो उसके पास टाइम रहता है, वो अवॉइड कर सकता है पॉपुलेटेड एरिया को हाँ, से हट के दूर जी, लैंडिंग कोशिश कर सकता है। हम्म। इसी टाइम पे सर जब ये इस तरीके के हादसे होने वाले होते हैं तो एक पायलट की मेंटेलिटी में, माइंडसेट में क्या होता होगा सर? क्योंकि इसी टाइम पे डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास में आप अकेले नहीं हो, आपके पास 200-250 लोगों की जान है, मतलब जो आपके साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक पायलट के ऊपर सर क्या मानसिकता होती होगी, क्या मेंटल स्टेटस होता होगा उस पायलट का? जैसे सब्बरवाल साहब इसमें जो मेन पायलट थे, जो नहीं रहे हमारे साथ में अभी, क्या एक सर मेंटेलिटी क्या होती होगी साइकोलॉजिकली? काफी टेंशन रहता है, मगर हम्म, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। हम्म, इसीलिए तो एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। हम्म, ये जो 8,000 प्लस घंटे का जो उड़ान भरा है, हाँ, हाँ, तो उनका एक्सपीरियंस है, ये जो भी इमोशंस है वो कंट्रोल में रखता है। और हम्म, क्विक रिएक्शन, अगर कम समय में डिसीजन लेना, वो हम्म, ले सकता है, बिकॉज ये ट्रेनिंग की वजह से है। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ऐसी कोई चीज़ जो हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए सर? बाकी हम एक पॉइंट वही हम बात कर रहे थे, जी, जैसे इंडिगो, जी, उसका जहाज सब नया है। जी, एयर इंडिया का पुराना जहाज है, तो हाँ, ये पुराना जहाज को निकाल के नया हम्म, हवाई जहाज लाना बहुत जरूरी है। हाँ, हम्म, उसके लिए पैसा लगेगा, हम्म, बट उनको प्लान करना चाहिए, हाँ। ताकि ऐसे एक्सीडेंट ना हो। दरअसल सर इस हादसे के बाद बहुत सारे लोग जो वायुयान में ट्रेवल करते हैं, जो एयरलाइन से जाते हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। मतलब इवन मैं भी, मेरी भी फ्लाइट है अभी, ट्यूसडे को मेरे को भी जाना है, अहमदाबाद का बिजनेस टूर है। इसके पहले सर मैं अभी लास्ट कुछ पिछले महीने में दुबई होकर के आया था। तो वहाँ एमिरेट्स की जो फ्लाइट है, कतार एयरलाइंस की जो फ्लाइट है, जब आप उसमें ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मतलब एक्सपीरियंस इस तरीके से होता है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं। जर्क क्या होता है आप भूल ही जाएंगे। जबकि यहाँ पर आप इंडिगो में बैठे चाहे इंडियन एयरलाइंस में बैठे, जब फ्लाइट लैंड होती है ना, तो वो जर्क आपको महसूस होता है। और आपको यू मैं तो अक्सर सर आगे वाली सीट को होल्ड करके पकड़ के बैठता हूँ जब भी वो लैंड होती है, क्योंकि मेरे को पता है झटका लगने वाला है। क्योंकि जब वो जिस तरीके से वो रनवे पे जाती है, उसके बाद में जब लैंड होती है तो ब्रेक लगते हैं, तो उसमें एक जर्क लगता है। और इवन फ्लाइट में भी ऊपर जब क्लाउडी वेदर होता है तो बहुत सारे जर्क, क्योंकि उसमें उसको पायलट को समझ में नहीं आता। तो पायलट वुड लाइक टू बी ए सेफर साइड, क्योंकि मेरे ख्याल से क्लाउड एक बहुत डेंजरस चीज होती है एक पायलट के लिए। इसके बारे में बताइए सर। ओके, जैसे आपने एमिरेट की बात की, तो आपने कितना रुपया दिया टिकट के लिए? हाँ, हाँ, वो वो तो आपको देखना है। जी, तो वो कस्टमर से ज्यादा पैसा लेते हैं और वो सर्विस देते हैं। लेकिन सेफ्टी भी तो है सर। यस, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। ये हाँ, जब वो इकोनॉमिकल एयरलाइंस है, हम्म, तो ही विल बी कटिंग कॉस्ट, हम्म, तो उसमें थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन जो रखना चाहिए उतना जी, थोड़ा कम रखता है, तो जी, इससे ये हादसा होता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप थोड़ा पैसा देकर के सर्विसेज अगर आपको अच्छी मिलती हैं, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सर, सेफ्टी। क्योंकि आप लैंड पे नहीं है, आप हवा में हैं, और हवा में आपके साथ में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। आपकी फ्लाइट हाईजेक हो सकती है, जैसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं। आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, तो वो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना अपने आप में एक बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ है। और मेरे को लगता है कि सर ये पैसे को अलग रख करके अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है सर, इतने सारे लोग ट्रेवल करते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 10-15 सालों में एयर ट्रेवल के ऊपर सर लोगों की संख्या बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। आप आज देखिए, आप सामान्य कॉमन थोड़े बहुत पैसे कमाने वाला भी व्यक्ति है तो वो सोचता है कि यार बस से ट्रेन से जाने से अच्छा है कि एक फ्लाइट की यात्रा भी करूंगा मैं। पैसे भी मेरे मतलब इतने ज़्यादा नहीं लगने वाले, क्योंकि अभी बहुत सारे 1500 रुपये में, 1800 रुपये में सर फ्लाइट मिल रही है। और साथ ही साथ में टाइम कम लगने वाला है। और उनको लगता भी है, थोड़ी एक रिस्पेक्ट रेपुटेशन भी मिलती है कि आप फ्लाइट से आए। करेक्ट।
है ना सर? तो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी, जी। तो कोशिश करेंगे सर कि आने वाले समय में हम लोग की हमारी जो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, खासकर इंडियन एयरलाइंस जो हमारे भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे अभी तक की सबसे विश्वसनीय कंपनी मानी जाती थी, लेकिन इस तरीके के हादसे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ कितनी सुरक्षा है। तो दोस्तों जितने भी लोगों ने अपनी जान दी है, जान चली गई है, उन सबको हमारी तरफ से भावपूर्ण, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस तरीके के हादसे हमारे देश में दोबारा ना हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा और लेट्स टॉक शो। कैप्टन सर थैंक यू सो मच आने के लिए सर और सारे की सारी बातें सर शेयर करने के थैंक लिए। यू वंस अगेन। थैंक यू सर।